एडमिरल साहब, मुद्दा तो आपका था, वो कम्युनिकेशन में आ गया प्रॉब्लम, तो पहले हम चिश्ती साहब के पास चले गए। ये सिपरी का हवाला दिया जा रहा है और फिर वो कह रहे हैं जी कि इंडियाज न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन SSBN, और कोई उसका नाम ले रहे हैं INS अरिहांत, INS अरिघाट, इस तरह के नाम। ये आबदोज जो है एटॉमिक, ये पाकिस्तान के लिए डिप्यूट की जा रही हैं। ये खबर सिपरी की और मलिहा लोधी साहब का तबसरा। मेरा सवाल आपसे ये है बुनियादी तौर पर कि ये किस नौयत का मामला है, पाकिस्तान के पास इसका क्या जवाब है? क्योंकि हालिया दिनों क्या हमने भी चीन से आबदोजें हासिल नहीं की थी? शुक्रिया जानी, मुझे प्रोग्राम में लेने का, और खालिद चिश्ती साहब को और सामीन को सलाम, अस्सलाम वालेकुम। चिश्ती साहब ने बहुत अच्छी तरह एलेबोरेटली इसको डिस्क्राइब किया और बड़ी लेमन लैंग्वेज में किया है ताकि सब सुनने वालों को समझ आ जाए। और बिल्कुल बात ऐसे ही है जैसे चिश्ती साहब ने बताया है। अगर ये SSBN है तो इसका ये मतलब है कि न्यूक्लियर पार्ट भी है और न्यूक्लियर पार्ट भी है और न्यूक्लियर केपेबल भी है। यानी ये चलेगी भी न्यूक्लियर प्लांट से, और इसमें जो मिसाइल्स होंगे उनके ऊपर भी न्यूक्लियर वॉरहेड लगाया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि ये सबमरीन्स वो होंगी जो कि इंडिया डिप्लॉय करेगा फॉर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, जैसे चिश्ती साहब ने बताया। जो लास्ट खबरें मेरे पास थी उसके हिसाब से इन्होंने 6 सबमरीन्स का प्लान बनाया हुआ था, और उसमें से 3 ऑलरेडी कमीशन हो चुकी और 3 इन्होंने और कमीशन करनी है। अब इन्होंने 12 पे अगर ये चले गए हैं तो इसका ये मतलब है कि ये बड़ा लॉन्ग टर्म प्लान है इनका। और 12 सबमरीन्स का मतलब ये है कि ये सिर्फ बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी तक महदूद नहीं रहेंगी, बल्कि ये फिर दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में फिर रही होंगी। और इससे भारत के जो अज़ाइम हैं वो आपको नजर आते हैं कि वो पहले जो हम समझते थे कि अगर 6 सबमरीन्स वो बना रहे हैं तो उसमें गालिब इम्कान ये था कि 2 शायद बे ऑफ बंगाल यानी ईस्टर्न थिएटर के लिए हैं, 2 वेस्टर्न थिएटर के लिए हैं, और 2 अपने रिपेयर मेंटेनेंस साइकिल में होंगी। तो वो जो डिप्लॉयड होंगी उनको फिर गाहे बगाहे उनको वो रिप्लेस करती रहेंगी। लेकिन अगर ये 12 पे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि अब उनके पास वो कैपेबिलिटी होगी कि ये थिएटर से बाहर भी इनको डिप्लॉय कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, एक चीज और समझने की जरूरत है जामी, कि न्यूक्लियर स्ट्राइक केपेबल सबमरीन जो भी होती है वो कभी भी आपके वॉर थिएटर में नहीं स्टेशन होती, वो वॉर थिएटर से बाहर स्टेशन होती है। ताकि अगर आपके वॉर थिएटर में लड़ाई चल रही है तो आपके जो न्यूक्लियर सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको कोई डैमेज ना हो, उसको कोई खतरा ना हो, और वो सेफ और साउंड किसी और जगह पे हो। अब अगर वो थिएटर से बाहर है तो उसकी कैपेबिलिटी के लिए ये जरूरी है कि उसके ऊपर इतने लॉन्ग रेंज मिसाइल होने चाहिए जो आपके थिएटर में अटैक कर सकें, अफेक्ट कर सकें। सही। फॉर एग्जाम्पल रशिया और अमेरिका के जो न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन है जो सेकंड स्ट्राइक के लिए उन्होंने रखी हुई है, वो कहीं नॉर्थ पोल के पास उनको डिप्लॉयड रखते हैं। बिल्कुल। और उनके ऊपर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स लगाए हुए हैं ताकि अगर वहीं से उन्होंने स्ट्राइक करना है दुनिया में कहीं तो उनके पास ये कैपेबिलिटी। तो ये देखने की जरूरत है कि इस पे कौन से वो बैलिस्टिक मिसाइल्स लगा रहे हैं जिनकी ये रेंज है कि वो अच्छा, मैं एडमिरल साहब, ये मैं चिश्ती साहब से भी इसका जवाब लेता हूँ, लेकिन एक नुकता बड़ा अहम है ना, ये तो हो गया जी व्हाट इंडिया इज बिल्डिंग अप और रिपोर्ट क्या आ रही है सामने। मेरा सवाल आपसे ये था कि पाकिस्तान की तैयारी, हम इस खतरे से निमटने के लिए तो हम वक्त तैयार हैं ही, और जवाब भी दिया पिछली जंग में। इस पर्टिनेंट केस में व्हाट डू वी, क्योंकि आजकल ऐसी बातें कुछ ज्यादा ढकी छुपी तो रहती नहीं, मोटी मोटी बात तो बता देना, चाइना से हमने क्या लिया? देखिए जामी, हम चाइना से 8 हंगोर क्लास सबमरीन्स ले रहे हैं जो कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ हैं। और चिश्ती साहब ने जैसे बताया कि एक डीजल सबमरीन्स होती हैं जिनको हर थोड़े अरसे के बाद बैटरीज को चार्ज करने के लिए, उससे एडवांस होता है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, जिसमें आपको ऊपर नहीं आना पड़ता कई दिनों तक, और आप नीचे ही सतह समंदर के नीचे ही रहकर अपनी बैटरीज को चार्ज कर सकते हैं। वो ज्यादातर इलेक्ट्रिकल ड्रिवन मशीनरी होती है जो आपकी बैटरीज को चार्ज कर रही होती है। और तीसरी चीज फिर ये न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन्स होती है, न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन होती हैं, जो कि न्यूक्लियर प्लांट उनके अंदर लगा होता है और उनको तो बिल्कुल कोई जरूरत ही नहीं है कितने भी दिनों के बाद ऊपर आने के लिए। तो हमारे पास अगर न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन नहीं भी है तो हमारे पास एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सबमरीन है जो आ रही हैं, और 8 की तादाद में आ रही हैं, जो कि पाकिस्तान की जो डिटरेंस कैपेबिलिटी है
वो बहुत ज्यादा बढ़ा देंगी, इसलिए कि सबमरीन एक एग्रेसिव प्लेटफॉर्म भी होता है और एक कोवर्ट प्लेटफॉर्म भी होता है। ठीक है जी। और एक सबमरीन हो या 10 सबमरीन हो, उनका थ्रेट बराबर होता है। और इसकी मिसाल मैं इस तरह से कनेक्ट करता हूँ कि 65 में पाकिस्तान पहला मुल्क था जो इस रीजन में सबमरीन लेकर आया, और ठीक एक सबमरीन ने पूरे इंडियन फ्लीट को मुंबई हार्बर में महसूर रखा पूरी जंग के दौरान। ठीक। इसी तरह 71 में जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई तो आपकी एक सबमरीन ने दो जहाजों को, एक को डिबोया और एक को डैमेज किया। और गाजी जो थी वो ईस्टर्न थिएटर में थी जहां वो माइंस ले कर रही थी और अपनी माइन से टकरा गई थी। तो सबमरीन्स के बड़े वर्सटाइल कहाँ होते हैं, ये कमांडर्स पे डिपेंड करता है कि वो उनको कैसे इफेक्टिवली यूज बिल्कुल करते हैं। ठीक। आपने देखा कि पिछले 8 साल में आपने 4 दफा इंडिया की सबमरीन्स को आइडेंटिफाई किया, लोकेट किया और बिल्कुल। एडमिरल साहब, ये मैं देख रहा हूँ जब कंपैरिजन किया जाता है, ज़ाहिर बात अददी तौर पर तो भारतीय नेवी 2 गुना ज़्यादा है, वैसे भी मजमूई तौर पर। तो कुछ माहिरीन ये लिखते हैं कि हमारे पास जो एंटी शिप मिसाइल बैटरीज प्रोबेबली लफ्ज़ है, या जो सबमरीन्स को डील करने की या उसे चलाने की सलाहियत है, इसमें पाकिस्तान को हमेशा एडवांटेज रहा है ओवर इंडियन नेवी। एज जैसे कि एयरफोर्स में भी हम देखते हैं कि वो इट इज़ अ मैन हु इज़ फ्लाइंग द मशीन, चाहे उनके पास राफेल था। तो इसके ऊपर अवाम को ज़रा आगाह कीजिए ताकि उनको हिम्मत मिले कि ऐसी बात नहीं है। मैं इसमें क्या ही बताऊंगा, मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रखता हूं जो हम सब ने देखे हैं। भाई 2025 हमारे सामने है, पूरी की पूरी इंडियन नेवी सी में मौजूद है, एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ, न्यूक्लियर सबमरीन के साथ, पीएटाई जहाज के साथ, और बाकी जो डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स थे वो तो एक अलग कहानी है। और 400 से 500 नॉटिकल माइल कराची से दूर फिरते रहे, जो कि 700 से 900 किलोमीटर बनता है। और बावजूद इसके कि इंडियन मीडिया और इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप ये नारे लगाते रहे कि नेवी ने कराची को डिबो देना है, कराची को तबाह कर देना है, पूरी पाकिस्तान की कोस्ट लाइन को खत्म कर देना है, और इवन ये भी उन्होंने कह दिया कि लाहौर की जो पोर्ट थी वो भी हमने कब्जा कर ली और तबाह कर दी है। तो ये तो अपनी नेवी को पाकिस्तान के अंदर तक ले गए थे, जबकि जो 400 नॉटिकल माइल पे खड़ी थी। 9 मई का दिन रात थी, और एक टेलीग्राफ का आर्टिकल आया था जिसमें ये बताया गया था कि इंडियन नेवी और आईएनएस विक्रम कराची के बहुत करीब है और उनके ब्राह्मोस मिसाइल लगा हुआ है। जब मैंने उसको कैलकुलेट किया और अपने जराये से पता किया तो 700 किलोमीटर पे आईएनएस विक्रम खड़ा था अपने पूरे तमाम फ्लीट के साथ, और 450 किलोमीटर का उसके ऊपर ब्राह्मोस मिसाइल लगा हुआ था, जिसको वहां से फायर किया जाता तो वो पानी में गिरता। उनको आगे आने की जरूरत थी, लेकिन वो आगे नहीं आ सके क्योंकि आगे पाक बहरिया बिल्कुल तैयार खड़ी थी। हुआ ये था जामी कि जैसे ही पहलगाम हुआ था, नेवी सी में चली गई। और सी में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आपने अपने दुश्मन को कितना पहले ढूंढा है। जो पहले ढूंढता है उसका एडवांटेज होता है। तो पाकिस्तान नेवी एक एक हरकत इनकी मॉनिटर कर रही थी कि कब ये हार्बर से निकले हैं, कहाँ जा रहे हैं। 2 दफा इन दिनों में जामी जब पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था एयर में और लैंड पे, 2 दफा ये आईएनएस विक्रम को ले गए हैं छुपाने के लिए मुंबई हार्बर के पास, ताकि उसको मेन लैंड से प्रोटेक्ट कर सके, एयर कवर। शाहजहां सर, आपके साथ जरा बात अब करनी है तफसीली। जो ये आपने हुर्मुज़ तो एक क्लैश पॉइंट बना है, सिर्फ 6 वेसल्स वहां से गुजर सकें, अब शायद वो भी ना गुजरें। लेकिन ये बाबुल मंदब के हवाले से बड़ी खतरनाक खबरें आ रही हैं कि अगर ये क्लैश यमन वाला बढ़ता है तो वो भी उसमें अंडर सीज जा सकता है। इसके कितने खदशात हैं जनाब? पहले 2 चीजों का जिक्र करना चाहता हूँ। एक तो ये कि जो चिश्ती साहब ने लूकेस का बताया, मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक ये लूकेस का इस्तेमाल इन्होंने इसलिए शुरू किया है कि इनको ये आइडिया हो गया है, ये भी इन्होंने ईरान से ही सीखा है, कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है या पर्शियन गल्फ है, इसमें बड़े प्लेटफॉर्म्स तो ये भेज नहीं सकते हैं क्योंकि वो तो टारगेट बन जाएंगे। तो ईरान भी छोटे प्लेटफॉर्म्स यूज करता है, इसीलिए इन्होंने भी ये छोटे प्लेटफॉर्म्स भेजना शुरू किए हैं जो जाके वहां तबाही मचा रहे हैं। तो एक तो मैं ये थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ उसमें। दूसरा जामी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का या जो दोबारा जंग शुरू हुई है, इसमें मेरा अपना ये ख्याल है कि इंटरप्रिटेशन का मसला है। एमओयू की जो इंटरप्रिटेशन है, मुझे लगता है वो आड़े आ रही है और दोनों फरीक अपनी अपनी तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं और एक्शंस ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल पॉइंट 5 में ये लिखा हुआ है कि ईरान पर्शियन गल्फ से गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ ऑफ ओमान से पर्शियन गल्फ आने वाले जहाजों की सेफ्टी यकीनी बनाएगा।
ये लिखा हुआ है। इसका इसका मतलब मेरे दानिश में ईरान ने ये लिया है कि अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है तो इसका मतलब है कंट्रोल भी मैं करूंगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। अच्छा, मेरी समझ में ये आता है कि अमेरिकन ये समझ रहे हैं कि ये हमने तंबीह की है ईरान को कि तुमने छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो ये बेसिकली इंटरप्रिटेशन लग रही है। और मेरा अपना ये ख्याल है, रिकमेंडेशन मेरी ये है कि जितने भी सालिस ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इनको चाहिए कि ये इंटरप्रेट करें और दोनों फरीक को बताएं कि ये क्या बात हुई थी, किस तरह से आगे उसको लेके चले थे और कहाँ ये पॉइंट पे आके हम रुके थे, ये पॉइंट कैसे डेवलप हुआ है, उसका बैकग्राउंड उनको मेरा ख्याल है याद कराने की जरूरत है। और ये इंटरप्रिटेशन तो शायद मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। बाबुल मंदब की आपने बात की है। बाबुल मंदब जिस तरह से यहाँ से 20% दुनिया की रसद है तेल और गैस की, वहां से 15% जी। और यूरोप सारा डिपेंड करता है बाबुल मंदब पे। ना सिर्फ ये कि जो गल्फ से निकल के चीजें जा रही हैं वो बाबुल मंदब से जाती हैं, बल्कि जो फार ईस्ट से और यूरोप के दरमियान कनेक्टिविटी है वो भी बाबुल मंदब के थ्रू है। तो अगर हुतीज उसको बंद करते हैं तो 20% जमा 15, 35% का दुनिया को लॉस हो जाएगा ऑयल एंड गैस में। अच्छा, अगर 1 साल पहले या 2 साल पहले आप चले जाइए तो हुतीज ने प्रैक्टिकली बाबुल मंदब को बंद करके दिखाया है। अच्छा। और उसके नतीजे में अमेरिकन और ब्रिटिश शिप्स की डिप्लॉयमेंट हुई थी, जो कि ये गारंटी दे रहे थे कि यहाँ से शिपिंग कंपनीज गुजरें और हम उनको प्रोटेक्शन देंगे। और कुछ फायर्स भी हुए थे उसमें, एक्सचेंज ऑफ फायर्स हुए थे हुतीज और अमेरिकन और ब्रिटिशर्स के दरमियान। आप डेटा उठा के देख लीजिए कि कितनी कंपनीज वहां से गुजरी है। मैक्सिमम कंपनीज को रीराउटिंग करनी पड़ी थी और वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका या वो जो केप ऑफ गुड होप है उसके नीचे से होके वो आए थे अफ्रीका कॉन्टिनेंट पूरा क्रॉस करके। तो टाइम भी बढ़ गया, कॉस्ट भी बढ़ गई और डिलेज भी आ गए और इंश्योरेंस भी उनके ऊपर बढ़ गई, तो महंगी हो गई थी सारी चीजें। तो अगर हुतीज अगर इसको बंद करते हैं और इसको जबरदस्ती खुलवाने की कोशिश की जाती है तो यहाँ पे भी वही डिलेमा हो जाएगा जो कि इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चल रहा है। तो मेरा ख्याल है दुनिया को इस चीज को रोकना चाहिए और इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हुआ है सर, पहले सना की एयरपोर्ट और उसके बाद रिपोर्टेडली एक सऊदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके बाद आपको कि ये नहीं ये मामला आपने हुर्मस से हट के सऊदी, यमन और पूरे खत्ते को भी अपनी लपेट में ले सकते हैं और अगला जो यानी वॉर गेम है वो इस इलाके में बिछ सकती है बिसात। और जैसे मैंने एक ख़बर देखी कि ट्रंप का सऊदी जो ज़िम्मेदार है उनसे फ़ोन पर रब्ता भी हुआ और इस बारे में बड़ी मनफी राय पाई जाती है मिडल ईस्ट की ममालिक के यहाँ जो यमन की जानिब से फायर हुआ है। ये आपकी बात बिल्कुल वजह है कि जो अब हो रहा है ये सेकेंड राउंड कह लें या फर्स्ट एक्टिवेशन रीएक्टिवेशन कह रहे हैं आफ्टर एमओयू, ये ठीक नहीं है। और इसमें मैं ईरान को भी मुर्द इल्जाम ठहराता हूँ, मैं अमेरिका को भी मुर्द इल्जाम ठहराता हूँ और दुआ ये करता हूँ कि सऊदी अरब या बाकी ममालिक इस जंग में बाकायदा शामिल ना हो जाएं, क्योंकि इसराइल की भरपूर कोशिश यही है कि सऊदी अरब और बाकी ममालिक, अरब ममालिक इस जंग में बाकायदा शामिल हो जाएं। उससे इसराइल को बहुत ज्यादा फवायद हैं। पहली चीज ये कि जो इनके पास वेपन इक्विपमेंट है वो अलाइन हो जाएगा, वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा अमेरिकन और इजरायली इक्विपमेंट के साथ, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी फायर पावर एंड एवरीथिंग। और जो सप्लाई चेन का डिलेमा है वो बहुत दिन तक नहीं होगा। दूसरी चीज ये कि जो अरब और पर्शियन की हिस्टोरिकल लड़ाई है जो कि दब गई थी वो दोबारा उजागर हो जाएगी, सामने आ जाएगी और वो चलती रहेगी और इजराइल पीछे बैठ के आराम से ये गेम देख सकता है। और तीसरी चीज ये कि जब ये लड़ के वीक हो जाएंगे तो इजराइल ऑटोमेटिकली एक डोमिनेंट पावर बन जाएगा इस रीजन में बगैर कुछ किए। तो हमें, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज्यादा ये कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह से पहले हमने अरब भाइयों को रोक के रखा है उनको अभी भी समझाएं। ईरान को भी समझाने की जरूरत है कि आप बहुत सारे इकदाम, अब ये जो राउंड शुरू हुआ है इसमें मुझे लगता है कि गैर जरूरी तौर पे वो कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए।